सो वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन। हम चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे देख लेते हैं क्या क्या हुआ। राइट। तो इस तरीके से बरा हम जेएससी के जो भी प्रोग्राम्स हुए थे उन चीज़ों को देख रहे थे। उसी बीच सीमांध्र के कुछ तबकात थे या कुछ ग्रुप्स थे या कुछ तंजीमें थी। उन्होंने कोशिश की, यानी वैसे तो तमाम तबकात ने कोशिश की थी कि तेलंगाना अलहदा रियासत की जो मुहिम चल रही थी, जो जद्दोजहद चल रही थी, जो तहरीक चल रही थी, उसको किसी भी तरीके से क्या सो दबाया जाए, खामोश कर दिया जाए। लेकिन उसके बरक्स सीमांध्र के जो दलित ऑर्गेनाइजेशन थे, यानी नीचे तबकात के जो पसमानदा तबकात के जो तंजीमें रहती, खासतौर से बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने सीमांध्र के दिगर तंजीमों को लेकर इन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद करना शुरू कर दिया था। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, along with many Seemandhra agitating organization and Seemandhra agitators began agitating for strengthening the Telangana agitation, यानी तेलंगाना की तहरीक को मजबूत करने की इन्होंने कोशिश की थी। अलहदा तेलंगाना रियासत अलग से और अलहदा सीमांध्रा यानी आंध्रा रियासत अलग से। यानी मतलब क्या, जिस तरफ के तो सीमांध्रा के जो पैसे वाले जो तबकात थे उन्होंने तेलंगाना की तहरीक को दबाने की कोशिश की, कमजोर करने की कोशिश की। उसके बरस जो पसमानदा तबकात के खासतौर से दलित ऑर्गेनाइजेशन, बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने दिगर तंजीमों से मिलकर आंध्रा के होते हुए पर भी, आंध्रा के इलाके से ताल्लुक रखने पर बावजूद इन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद करते हुए ये मांग की थी कि अलहदा तेलंगाना रियासत होनी चाहिए, अलहदा आंध्रा रियासत होनी चाहिए। तो ये क्या क्या हुआ देख लेते हैं। इसमें खास तौर से दी सोशल तेलंगाना आंध्रा लीडर, यानी ये जो आंध्रा के एक लीडर थे जिनका नाम था सांबा शिवराव, उसी तरीके से बीसी महाजना समिति लीडर सीनయ్య सागर, ये एक थे। और एक बहुजना केराताला लीडर, इनका जो जो तंजीम के लीडर थे उनका नाम था पलनाटी श्री रामुलु। उसी तरीके मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव फोरम, ये एक तंजीम थी आंध्रा से, उसके लीडर थे सैयद रफी। उसी तरीके से भाषा, ये भाषा क्या है, भाषा पत्रिका रिप्रेजेंटेटिव, यानी भाषा पत्रिका की तंजीम थी, उसके एक नुमाइंदे थे इनका नाम था विद्यासागर। उसी तरीके से उत्तरांध्र प्रजा हक्कुला पोराटा वेदिका, यानी नॉर्थन आंध्र आंध्रा फोरम फॉर पीपुल्स राइट, उसके एक लीडर थे यानी नुमाइंदे थे जिनका नाम था घंटा पापाराव। उसी तरीके सामाजिक आंध्रा दलित महिला सभा, यानी सोशल आंध्रा लोअर कैस्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक नुमाइंदे थे जिनका नाम था पद्मावती, श्रीमती पद्मावती। उसी तरीके से सामाजिक रायलसीमा प्रजला समिति, ओके, ये भी एक तंजीम थी, उसके जो नुमाइंदे थे उनका नाम था आनम रामचंद्रಯ್య और शेषापति, ये दो अरकान थे। उसी तरीके से रायलसीमा हक्कुला वेदिका, ये एक तंजीम थी, उसके नुमाइंदे थे जिसका नाम था भूमन। उसी तरीके से प्रोमिनेंट दलित लीडर, यानी एक काफी मशहूर थे, एक पसमानदा तबकात के एक लीडर थे जिनका नाम था कट्टी पद्माराव। उसी तरीके से साबिका वजीर दाखिला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के जिनका नाम था नागेश्वर राव। इन सब लोगों ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में क्या सो मुख्तलिफ इन ये जो भी तंजीमें हम ऊपर पढ़ के, इन सब तंजीमें और ये इन सब नुमाइंदों ने, इन सब लीडरों ने मिलकर अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद की थी। सो इन लोगों ने कई तरीके के कैसो एजिटेशन तहरीकें की, इन सब अलहदा तेलंगाना रियासत आंध्रा के रहते हुए पर भी, बावजूद वो आंध्रा ताल्लुक से ताल्लुक रखते हो, लेकिन उन्होंने कैसे तेलंगाना की तहरीक में भी हिस्सा लिया था और अलग तेलंगाना रियासत और अलग आंध्रा रियासत की वो मांग कर रहे थे। उसमें से एक कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने मुनक्किद किए। 15 अक्टूबर 2010 एनजीओ भवन उंगोल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जिसके क्या सदर हुआ करते थे पूर्ण चंद्र राव। और इसी कॉन्फ्रेंस में यानी 15 अक्टूबर 2010 को एनजीओ भवन उंगोल में जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, उसमें जो पूर्ण चंद्र राव उनकी सदारत में मुनक्किद की गई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था कि एक और मीटिंग हम करेंगे, एक और सदस्य हम करेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे। तो एक ग्रुप मीटिंग को मुनक्किद किया गया था, कहाँ पर, कृपलानी कृष्णा इनकी सदारत में कहाँ पर मुनक्किद किया गया था, विश्व ब्रह्मन कल्याण मंडपम गुंटूर। इसमें कैसे एक बहुत एक ग्रुप मीटिंग को कैसे मुनक्किद किया गया था, कौन से दिन, 1 नवंबर 2010 एपी फॉर्मेशन डे के दिन। उस दिन को आंध्रा में इन लोगों ने गुंटूर में ये सब तंजीमों ने मिलकर जो ग्रुप मीटिंग की थी,
उन लोगों ने ये नतीजे पर पहुंचे थे, ये फैसला किया था कि 1 नवंबर 2010 को इन्होंने स्मॉल स्टेट्स फॉर्मेशन डे, यानी छोटी रियासतों को बनाए जाने का दिन के तौर पर इन्होंने मनाया गया था। इसी तरीके से इसी सदस्यों के अंदर, इसी मीटिंग के अंदर एक तंजीम बनाई गई थी। इन सब लोगों ने मिलकर, इन सब तंजीमों ने मिलकर एक तंजीम बनाई थी, उसी का नाम था सामाजिका जय आंध्रा महासभा। वेरी इंपॉर्टेंट, कब बनाई गई थी? 1 नवंबर 2010। इनडायरेक्टली बोला जा रहा हूँ, ओके, हमको समझ जाना चाहिए। 1 नवंबर 2010 को सामाजिका जय आंध्रा महासभा बनाई गई थी, यानी सोशल आंध्रा महासभा। इसके जो सबसे पहले, जिसके इसके जो स्टेट कन्वीनर के तौर पर या रियासती सदर के तौर पर जो चुन के आए गए थे, उनका नाम था चेमुकुला सुधाकर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या निकला? 1 नवंबर 2010 को सामाजिका जय आंध्रा महासभा बनाई गई थी, और ये महासभा, यानी इसमें वो लोग शामिल थे जो अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक को के साथ थे, हामी भर रहे थे, अलहदा तेलंगाना रियासत को चाह रहे थे, अलग आंध्रा रियासत को भी वो चाह रहे थे तेलंगाना को अलग करने के बाद। तो इस अंदाज में एक जो 1 नवंबर 2010 को एक तंजीम बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसका नाम था सामाजिका जय आंध्रा महासभा। ये तंजीम किस में बनाई, किन लोगों ने बनाई गई थी? पहले सबसे पहली मीटिंग तो 15 अक्टूबर 2010 एनजीओ भवन उंगोल में पूर्णा चंद्र राव की सदारत में वो क्या बोलते कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में ये एक डिसीजन लिया गया था कि एक और सदस्य हम करेंगे 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को फिर एक सदस्य किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में किसकी सदारत में? तो कृपलानी कृष्णा की सदारत में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? विश्व ब्रह्मन कल्याण मंडपम गुंटूर में हुई थी 1 नवंबर 2010 को। और किसकी सदारत में थी? कृपलानी कृष्णा की सदारत में। तो इस सदस्यों में, या इस बहुत बड़ी मीटिंग में, जो ग्रुप मीटिंग में यह फैसला किया गया था, और उसी फैसले का नतीजा था कि सामाजिक जय आंध्रा महासभा बनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, किधर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हर लाइन को पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर लाइन को गौर करना है। इसीलिए मैं तेलुगु अकेडमी की पूरी बुक को फिर से टाइप करके लाइन लाइन में बनाया उसको, ताकि आपको लाइन समझ में आए, सेंटेंस समझ में आए। हेडिंग रखते हुए मैं सेंटेंस वाइज बनाया, वो पूरा एक पैराग्राफ वाइज है, उसको देख के काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए साफ तौर पे फिर उसको बोल्ड करा ताकि मैं आपको क्लियर से वो नजर नजर आए। मेरा सुधाकर, ये स्टेट एडवाइजर, यानी सामाजिक जय आंध्रा महासभा के सबसे पहले सदर कौन बोले तो चेमुकुला सुधाकर। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नवंबर 2010 को बनाई गई थी, और ये तंजीम अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद कर रही थी। फिर 23 जनवरी, अब वो नवंबर गया, दिसंबर गया, फिर 23 जनवरी 2001, ओके, यही सोशल आंध्रा जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी म्युनिसिपल गेस्ट हाउस अंबेडकर स्टैच्यू गुंटूर से। ओके किसकी तारीफ करते हुए? अलहदा तेलंगाना रियासत को। अब आंध्रा में लोग तेलंगाना रियासत के ताल्लुक से थोड़ा सा हामी बनना शुरू हो गए। उसके बाद वीकेटी चर्च ग्राउंड में पब्लिक मीटिंग को इन्होंने मुनक्किद किया था। ओके, वी कोटेश्वर राव स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ आंध्रा सामाजिका जेसी और स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीसी महाजना सदर चुने गए थे इसके। ओके, मतलब क्या निकला? आफ्टरवर्ड्स एट द वीकेटी चर्च ग्राउंड ए पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड एंड वेंकटेश्वर राव स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ द सामाजिक आंध्रा जेसी एंड स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीसी महाजना वाज प्रेसिडेंट। मतलब क्या निकला के वेंकटेश्वर राव वीकेटी चर्च ग्राउंड में जो पब्लिक मीटिंग हुई थी, उसके सदर कौन थे? वी कोटेश्वर राव की सदारत में थी। वी कोटेश्वर एक्चुअली थे कौन? सामाजिका आंध्रा जेएसी के कोऑर्डिनेटर थे, स्टेट प्रेसिडेंट बीसी महाजना समिति के स्टेट प्रेसिडेंट थे। इनकी सदारत में वीकेटी चर्च ग्राउंड में कैसे पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया गया था। इस पब्लिक मीटिंग में गदर ने चीफ गेस्ट के मेहमान खुसूसी के हैसियत से ऐसे शिरकत करे थे, और उसी तरीके से सामाजिका आंध्रा जेएसी ने कैसे तायद की थी, क्या के लिए? अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद की थी वहां पर। ओके, और इन्होंने बस यात्रा करने का भी फैसला किया था। ठीक है, राइट। तो 10 अजलाओं में, उस वक्त 10 अजला थे तेलंगाना के, उस 10 अजलाओं में कैसे उन्होंने बस सामाजिक आंध्रा की जो जेएसी थी, उन्होंने तेलंगाना में बस यात्रा करके, आंध्रा से ही आकर तेलंगाना में बस यात्रा करके अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद ये करना चाह रहे थे, और इन्होंने की भी। ओके, राइट। तो तो ये बस यात्रा 10 डिस्ट्रिक्ट्स में किसकी सदारत में? यूनाइटेड कमिटी फॉर तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन। ओके, किसने बनाई थी इसको? कोंडा लक्ष्मण बापू जी ने इसको बनाई थी। तो बहरहाल यहाँ पे सामाजिक आंध्रा के जो जेएसी थे, उन्होंने तेलंगाना अलग तेलंगाना रियासत की हिमायत की, यानी उसका साथ दिया। उसके बाद
its solidarity to तेलंगाना स्टेट by taking part in the बस यात्रा। बस यात्रा में क्या शामिल होते हुए इन्होंने तायद करने की कोशिश की। तो ये बस यात्रा एक्चुअली किसके अंडर में हुई थी? यूनाइटेड कमेटी फॉर तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन। ओके, उसकी सदारत में क्या जिसको कोंडा लक्ष्मण बापू जी ने बनाया था, वो बस यात्रा कर रही थी। वो बस यात्रा में सामाजिक आंध्रा जेएसी के अरकान भी क्या शामिल होकर उसी बस यात्रा में शामिल होकर अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए काम करें। ओके, बराबर। कई साजिशें चली सीमांध्रा के लोगों ने, लेकिन ओके, लोग यही चाह रहे थे कि हम भाई भाई बन के क्या अलग हो जाए, राइट? इस तरीके से क्या अलग पैदा हो गए थे। हम एक साथ रहेंगे लेकिन अलग के तरीके से क्या हम रहेंगे, मतलब भाई भाई बनकर आप भी रहिए हम भी रहेंगे, मगर भाई भाई बनकर हम अलग हो जाएंगे, इस तरीके से चला। बहरहाल आंध्रा के जो पोएट्स थे, राइटर थे, इन सब लोगों ने मिलकर तेलंगाना के ऊपर एक जो भी लिखावट की थी, या जो भी क्या बोलते आर्टिकल्स को या पोएट्स को जो भी लिखा था, उसको कवाड़ी कुंडलू के नाम पर उसको प्रिंट किया गया था या पब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कवाड़ी कुंडलू क्या है? आंध्रा के पोएट्स और आंध्रा के राइटर्स ने मिलकर तेलंगाना की तारीफ करते हुए जो भी चीजें लिखी थी, अदब जो भी उन्होंने बनाया था, उसको क्या है एक ही जगह पब्लिश करते हुए कवाड़ी कुंडलू नाम का एक किताब बनाई गई थी। फिर श्री कृष्णा कमेटी ने बहरहाल इन हालात में 30 दिसंबर 2010 को मरकजी हुकूमत को एक डिटेल रिपोर्ट पेश की। देखिए यहाँ पे एक अहम चीज जो बोलना मैं चाह रहा हूँ, 9 चैप्टर्स में क्या है इन लोगों ने रिपोर्ट पेश की थी, और 9 में से 8 चैप्टर को क्या है इन्होंने सीक्रेट रखा था। 9 चैप्टर में से कौन से चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 और 9, ये 8 चैप्टर्स, 8 को छोड़कर 9 में से ये 8 चैप्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए। 8th चैप्टर होम डिपार्टमेंट को दिया, मरकजी वजीर दाखिला के तहत जो होम डिपार्टमेंट काम करता, उसको सबमिट किया था 8 चैप्टर। अब वो देख लेते हैं क्या क्या है। 20 करोड़ श्री कृष्णा कमेटी के ऊपर खर्च हुए थे, और श्री कृष्णा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए 6 जनवरी 2011 को, यहाँ एक मुश्किल है कि ये अकेडमी की जो किताब से ईयर्स नहीं देता हूँ। ओके, बहरहाल श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। फिर से वही 8 जो रिकॉग्नाइज्ड मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो पार्टी थी, सियासी जमातें थी, उनको फिर से बुलाया गया था। लेकिन काफी एहतजाज हुआ श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि आल पार्टी मीटिंग में से कुछ जमातें थी जैसे बीजेपी, टीआरएस और टीडीपी, इन्होंने क्या एहतजाज किया और से ये कहा कि जो मरकजी कांग्रेस की हुकूमत है, ये डुअल पॉलिसी, दोहरी पॉलिसी चल रही है, और तेलंगाना मसाइल को लेकर के मुलतवी मुलतवी इस अंदाज में वो काम कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने इल्जाम लगाते हुए आल पार्टी मीटिंग को ही बीजेपी, टीआरएस और टीडीपी ने बाइकआउट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। इन हालात में अब बचे कौन? बीजेपी, टीआरएस, टीडीपी तो गई नहीं, तो वो 8 में से 3 तो चले गए, बचे 5। तो कांग्रेस, एमआईएम, सीपीआई, सीपीएम, पीआरपी यानी प्रजा राज्य पार्टी, ये लोग जो 6 जनवरी 2011 की जो फिर से आल पार्टी, यानी 5 जनवरी 2010 को आल पार्टी मीटिंग में श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई, श्री कृष्णा कमेटी ने रिपोर्ट दी, फिर से आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, तो ये चला। बहरहाल आल पार्टी मीटिंग में सीपीआई, द सीपी एंड द तेलंगाना कांग्रेस, तेलंगाना के जो कांग्रेस थे, खासतौर से उत्तम कुमार रेड्डी, इन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत की हिमायत में बात की। और जो होम मिनिस्टर थे, यानी मरकज में जो होम मिनिस्टर थे, इन्होंने किसी तरीके से साफ तौर पर अलहदा तेलंगाना रियासत के ऊपर किसी तरीके से बात नहीं की। सिर्फ तो श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को एक सीडी की शक्ल में और एक कॉपी की शक्ल में इन्हें सब लोगों के हाथ में थमा देकर मीटिंग को खत्म कर दिया था। चीफ मिनिस्टर उस वक्त नल्लारी किरण कुमार रेड्डी थे, ये भी पहुंचे थे, लेकिन हैसियत चीफ मिनिस्टर गए थे, आंध्रा से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ये वहां जाके बैठे और उठ के आ गए, किसी तरीके से इन्होंने बात नहीं की वहां पर, और चुप्पी साधी रखी। ओके, बहरहाल श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट जब सीडी इनके हाथ में, उसमें 668 पेजेस थे। तो कुछ किताबों में 505 पेजेस लिखा गया, वो शायद 8 चैप्टर को प्लस अगर करेंगे तो फिर 668 होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल कुछ किताबों में 505, कुछ किताबों में 668 पेजेस, अब आप किसको कंसिडर करते हो आपकी मर्जी। बहरहाल 9 चैप्टर्स थे और रिपोर्ट कुछ इस तरीके से थी। उसमें ये कहा गया कि जेंटलमैन अग्रीमेंट की सही तरीके से अमल आवरी नहीं की गई, इसीलिए क्या है एजिटेशन क्या है। तो श्री कृष्णा कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट में यही कहा था कि 1956 में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की सही तरीके से अमलावरी नहीं हुई। तो उसकी वजह थी कि लोग
सही अमलावरी नहीं होने की वजह से अलहदा तेलंगाना रियासत को चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने सबसे पहली बात कही। दूसरी बात ये कही अपने रिपोर्ट में 8 चैप्टर्स में, दूसरी जो 8 चैप्टर में जो बात कही कि आंध्र प्रदेश में रायलसीमा काफी पसमानदा है, बैकवर्ड है। किसके मुकाबले में? तेलंगाना के मुकाबले में रायलसीमा भी बैकवर्ड है, ऐसा इन्होंने कहा। रायलसीमा में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मैं लिख लेता हूँ। कर्नूल, अनंतपुर, तिरुपति, चित्तूर। ओके, तो ये कुछ इलाके हैं। बहरहाल इन इलाकों में क्या है, सो काफी पसमानदगी है, तेलंगाना से भी ज्यादा पसमानदगी रायलसीमा के अंदर है, ऐसा इन्होंने दूसरे चैप्टर में कहा था। और दूसरे चैप्टर में और भी जो बात कही थी वो ये थी कि हैदराबाद के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, और क्या तेलंगाना के अंदर और हैदराबाद के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। जीडीपी का, जो तेलंगाना का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है, ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से भी ज्यादा है, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरी चैप्टर में उन्होंने बात कही 1971 से अगर जांच की जाए तो लिटरेसी रेट, जो एजुकेटेड पीपल या लिटरेसी रेट जो होता आंध्र प्रदेश में जो रिकॉर्ड हुआ, तेलंगाना में काफी अच्छा है लिटरेसी रेट, काफी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा उन्होंने बात कही। और ये कही कि एजुकेशन की जो यानी तालीम के जो जरा है तेलंगाना रीजन के अंदर, वो भी काफी अच्छा, कैसे उसमें भी डेवलपमेंट आया, ऐसा उन्होंने बात कही। चौथे चैप्टर में इरिगेशन फैसिलिटीज को लेकर बात कही कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आंध्रा और तेलंगाना दो खित्ते के अंदर भी आबपाशी के जराए काफी अच्छे तरीके से, इक्वल तरीके से कैसे डेवलप किए गए। किसी तरीके से कैसे उनमें लापरवाही तेलंगाना में आबपाशी के जराए को लेकर या आंध्रा में आबपाशी के जराए को लेकर किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरती के, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब आबपाशी के जराए तेलंगाना में और आंध्रा में दोनों में बराबर है, ऐसा उन्होंने कहा। पांचवें जो चैप्टर में उन्होंने बात कही एम्प्लॉयमेंट को लेकर, यानी मुलाजिमत के जराये को लेकर उन्होंने बात की कि थोड़ा सा उसमें कि सही तरीके से मुलाजिमत के जराये में सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और कुछ इकदाम मुलाजिमत के के शोबे में काम इकदाम करने की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। छठवीं चैप्टर में उन्होंने, या छठवीं बात उन्होंने ये कही कि तेलंगाना के लोगों का ये ख्याल है कि उनका जो जबान है, उनका जो तहजीब है, उसको तेलंगाना जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सिनेमा के अंदर या दिगर चीज़ों के अंदर या एसेस के अंदर या दिगर जो राइटर्स रहते हैं उनकी राइटिंग्स के अंदर काफ़ी उनका मजाक उड़ाया गया, इस तरीके से उसमें रिपोर्ट में लिखा गया। और जबकि आंध्रा के जो बात करने का जो लहजा है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से नुमाया किया गया। सरकार को एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि एक तबका एक ही रियासत के अंदर एक खिता दूसरे खिते के ऊपर सियासी तौर पे अगर डोमिनेट करने की कोशिश करे, भारी पड़े, तो मरकजी सरकार को ये चाहिए कि वो हस्तक्षेप करे, मदाखिलत करे। ये छठवें चैप्टर में लिटरेचर, कल्चर और लैंग्वेज को लेकर बात की गई कि सिनेमा के अंदर तेलंगाना की तहजीब का मजाक उड़ाया गया, लैंग्वेज का, जबान का मजाक उड़ाया गया, और आंध्रा की जबान को नुमाया किया गया, उसको अच्छी तरीके से बताया गया, ये एक बात कही गई। दूसरी बात यही कही गई कि एक तबका एक ही रियासत के अंदर एक तबका यानी आंध्रा का रीजन पॉलिटिकली सियासी एतबार से तेलंगाना के लोगों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा, भारी पड़ रहा है। तो ऐसे हालात में मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो मदाखिलत करे, ये बात कही। सातवीं बात हैदराबाद की जो अहमियत है उसको लेकर सातवें चैप्टर में बात की। आठवें चैप्टर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला उन्होंने बताया, लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर इसको सीक्रेट रखा। और ये आठवां चैप्टर डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री को इन्होंने दिया। मैंने पहले भी कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ये चैप्टर्स क्या है सो मरकजी हुकूमत को दिए, और 8th चैप्टर लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये सीक्रेटली क्या है सो होम मिनिस्ट्री को इन्होंने दिया था। ओके, तो ये आठवां चैप्टर सीक्रेट था, वो तो खैर उसके बारे में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, सीक्रेटली वो होम मिनिस्ट्री को दे दिया था। और इन्होंने ये कहा कि आफ्टर एग्जामिनिंग ये 1 to 8 चैप्टर को एग्जामिन करने के बाद 9वें चैप्टर में इन्होंने 9वें चैप्टर के अंदर इन्होंने 6 अपने सजेशंस यानी अपनी राय दी थी, 6 रिकमेंडेशन दिए थे। तो 6 रिकमेंडेशंस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस पहला रिकमेंडेशन के बारे में। पहले रिकमेंडेशन में ये कहा गया था अगर इसी तरीके से रियासत को मुत्तहिदा रख दिया जाए, ओके, और तेलंगाना के मसाइल को एक सियासी और एक लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के तौर पर इस नज़रिए से अगर इसको देखकर तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत के ऊपर कुछ भी इकदाम अगर नहीं किए गए तो, ओके, तो तेलंगाना के अंदर किसी किस्म के अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर इकदाम नहीं किए गए
तो तेलंगाना की आवाम के अंदर काफी बेचैनी का माहौल पैदा हो सकता, मतलब आगे कुछ भी हो सकता, वो बोलना चाह रहे थे। फर्स्ट चैप्टर ये कहा, फर्स्ट सजेशन, फर्स्ट रिकमेंडेशन, 8 चैप्टर्स में क्या है सो अपनी क्या बोलते हैं अपनी जांच की रिपोर्ट दिए, 9वें चैप्टर में सिर्फ अपने राय उन्होंने पेश की, अपनी रिकमेंडेशन पेश की कि क्या हल कर सकते हैं। तो पहला हल जो 9वें चैप्टर में, जो पहली बात 9वें चैप्टर में इन्होंने 6 रिकमेंडेशन दिए, वो 6 रिकमेंडेशन में से जो सबसे पहला रिकमेंडेशन था वो यही था कि तेलंगाना के लोगों के अंदर बेचैनी पाई जाएगी अगर इसी तरीके से मुत्तहदा आंध्र प्रदेश को रखा गया और अलहदा तेलंगाना रियासत को एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम समझकर अगर रियासत के ऊपर छोड़ दिया गया और कुछ भी कार्रवाई हुई, तो अगर अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए तो तेलंगाना के लोगों के अंदर बेचैनी का माहौल पैदा हो सकता। बेचैनी का माहौल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से उन्होंने बात कही। दूसरी बात ये कही कि सीमांध्र आंध्र और तेलंगाना को अलग कर दिया जाना चाहिए। हालांकि इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, उसमें जो तकलीफ की बात ये है, जो बात उन्होंने कही वो ये कि एक रिकमेंडेशन में, दूसरे रिकमेंडेशन में जो बात कही वो ये कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाना चाहिए और आंध्रा को भी अलग कैपिटल, तेलंगाना को भी अलग कैपिटल होना चाहिए। और आंध्रा को अगर अलग कैपिटल बना के दिए, ओके, तो उनका कोई माली नुकसान नहीं है उसके अंदर, क्योंकि सरकार मरकजी हुकूमत वो बना के देंगी। और लेकिन अगर तेलंगाना को अलग कैपिटल, अगर मरकजी हुकूमत यानी अलग रियासत अगर अलग कैपिटल बना के अगर देंगी तो काफी क्या बोलते हैं एहतजाज का सामना करना पड़ेगा तेलंगाना की आवाम की तरफ से। मतलब यही कहना चाह रहे थे कि लोगों के अंदर अगेन फिर से बेचैनी हो सकती। हमने तेलंगाना रियासत तो पा लिया लेकिन बिना हैदराबाद के, और तेलंगाना अलहदा रियासत को हमने पाया, इस तरीके से लोगों के अंदर बेचैनी पाई जा सकती। और उसी दूसरे ही रिकमेंडेशन में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये अमली जयमाना जामा इसको पहनाना, अमल करना इसके ऊपर मुश्किल है। खुद ही रिकमेंडेशन दे रहे हैं, खुद ही नीचे लाइन लिख रहे हैं कि इसको अमली शक्ल देना मुश्किल है, उनके इन्होंने लिख दिया। मतलब दूसरे रिकमेंडेशन पे इन्होंने क्या बात कही कि आंध्रा अलग तेलंगाना अलग, और दोनों को भी अलग अलग कैपिटल्स हो सकता है कि आंध्रा का विजयवाड़ा कैपिटल और तेलंगाना का वरंगल कैपिटल, और हैदराबाद को कैसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाना चाहिए। ओके, इस तरीके से उन्होंने बात कही थी दूसरे रिकमेंडेशन के अंदर। लेकिन क्योंकि सीमांध्रा को, अगर आंध्र प्रदेश को एक अलग आप कैपिटल बना के दे रहे हैं तो वो जो भी खर्चा होगा वो मरकजी सरकार उठाएगी, तो कुछ फाइनेंशियल लॉस भी सीमांध्रा का होगा, नहीं होगा। लेकिन तेलंगाना के लोग काफी एहतजाज पर उतर आ जाएंगे और उनके अंदर काफी बेचैनी पाई जाएंगी, क्योंकि हमने तेलंगाना को तो पाले लेकिन हमने हैदराबाद नहीं पाया, ये बेचैनी उनके अंदर पाई जाएंगी। ऐसा वो कहते हुए उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये हमने अमली जामा पहनाना यानी इसको इम्प्लीमेंट करना, इसकी अमलावरी करना मुश्किल है, खुद ही रिकमेंडेशन में आखिरी लाइन उन्होंने ही बोली। तीसरी बात ये कही कि रॉयल तेलंगाना बना दिया जाना चाहिए और कोस्टल आंध्रा को लेकर एक आंध्र प्रदेश रियासत बना दी जानी चाहिए। मतलब रायल सीमा में जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट जो साहिली इलाके पे, जो 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वो आंध्रा को देकर, जो साहिली इलाके में नहीं है जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है जैसा कर्नूल है, अनंतपुर है, इसको, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को 10 तेलंगाना के अजला से मिलाकर 12 डिस्ट्रिक्ट के तौर पर एक नया रॉयल तेलंगाना के हिसाब से एक नई रियासत बना के देनी चाहिए, क्योंकि एमआईएम का यही, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही राय थी, ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा। लेकिन एक बात और भी कही थी, क्योंकि इन दो जो जो कर्नूल में खासतौर से मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा है तो इसको तेलंगाना से ही मिला दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन तेलंगाना के जो लोग हैं उससे वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि रायलसीमा तेलंगाना में मिलकर एक रियासत के तौर पे वजूद में आए। और ये भी कहा कि शायद हो सकता कि मजहबी ताकतों को कैसे बढ़ावा मिल सकता है यहाँ पर, ये बात भी उन्होंने कह दी थी। और फाइनली नीचे फिर से एक लाइन लिख दी कि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा तमाम तेलंगाना की रियासत में। खुद ही रिकमेंडेशन दे रहे, खुद ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा लिख दे रहे। दूसरे चैप्टर में खुद ही रिकमेंडेशन दिया, अमलावरी मुश्किल है उनकी, खुद ही ने लिख दिया। बहरहाल इस तरीके से चला। चौथा रिकमेंडेशन इन्होंने ये दिया, दूसरा तो हो गया रॉयल तेलंगाना वाला, हर 4 लाइन याद रखना है। रॉयल तेलंगाना 9th चैप्टर में है, ये बात भी याद रखना। रॉयल तेलंगाना कौन से चैप्टर में है बोल के पूछता, 9th चैप्टर में है। 9th चैप्टर में क्या है बोलते सजेशन है। फर्स्ट टू 8th चैप्टर में कैसा हालात के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट दी, 9th चैप्टर में रिकमेंडेशन दिए, हालात को हल हल उन्होंने दिया।
तो ये जहन में थोड़ा सा अच्छा रख लिया जाए, क्योंकि सवाल किसी भी तरीके से आ सकता। चौथे चैप्टर में उन्होंने ये कहा, चौथे सजेशन में, नॉट चैप्टर, सॉरी, ओके, चौथे सजेशन में 9th चैप्टर के जो 6 सजेशन उन्होंने दिए, 9th चैप्टर के अंदर जो 6 सजेशन दिए, उसमें से चौथा सजेशन उन्होंने ये दिया कि तेलंगाना और आंध्रा अलग रियासत बना देनी चाहिए, मगर हैदराबाद के जो अतराफ के जो अजला है, जैसे नलगोंडा है, गुंटूर है, महबूब नगर में, ये चौथा अतराफ के जो इलाके को और कर्नूल के कुछ इलाकों को मिलाकर, ओके, जॉइंट कैपिटल हैदराबाद जॉइंट यूनियन टेरिटरी बना के जॉइंट कैपिटल बनाना होगा। यूनियन, अब तक तो यूनियन टेरिटरी बना के अलहदा, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर की अगर बात करें, यूनियन टेरिटरी बना के दो रियासतों को भी अलग अलग कैसों कैपिटल बना के देना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, हैदराबाद और चौतरफ के इलाकों को यूनियन टेरिटरी बना के, आंध्रा और तेलंगाना अलग रियासत बना के, ये यूनियन टेरिटरी इन दो रियासतों का जॉइंट कैपिटल होगा। आंध्रा का भी कैपिटल होगा, तेलंगाना की कैपिटल होगा, ये कहा। लेकिन फिर वही बात कही, तेलंगाना के जो सपोर्टर्स है वो इस बात को नहीं मानेंगे, जॉइंट कैपिटल के बात को नहीं मानेंगे, हैदराबाद हमारा भी तुम्हारा भी, ऐसा कैसे हो सकता, ओके, ऐसी ये बात को नहीं मानेंगे। तो इफ पार्ट ऑफ द स्टेट इज बॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, ओके, सेंट्रल कंट्रोल, यानी एक स्टेट अलग, यानी दो रियासतें अलग है, लेकिन उनकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो तो सेंट्रल के कंट्रोल में रहेंगी। यूनियन टेरिटरी का मतलब सेंट्रल के कंट्रोल में, तो एक ही रियासत का एक हिस्सा सेंट्रल, कैपिटल का मतलब रियासत का हिस्सा भी तो हुआ, लेकिन सेंट्रल के कंट्रोल में रहेगा। तो आंध्रा से भी ये बात क्या है, सो नाकाबिले कबूल होंगी, तेलंगाना से भी ये बात नाकाबिले कबूल होंगी। फिर अपन खुद ही ये रिकमेंडेशन में उन्होंने ये बात को कह दिया। अब पांचवी और वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, देखो दो चीजें मैं साफ कर दे रहा हूँ आपको, टोटल 9 चैप्टर्स, तो 1 to 8 चैप्टर जो थे, 1 to 8 चैप्टर जो थे, वो तो हालात, जिन जिन चीजों पे इनको जांच करने को कहा गया, उन चीजों की जांच करके रिपोर्ट दी। टोटल रिपोर्ट 9 चैप्टर्स में दी, तो 1 to 8 चैप्टर्स तो वो जांच की थी, उसकी रिपोर्ट थी। 9th चैप्टर में इन्होंने रिकमेंडेशन दिए, 9 चैप्टर के अंदर 6 रिकमेंडेशन, 6 में से 1 to 4 खुद ही कह दे रहे कि पॉसिबल नहीं है, बल्कि लिख दिया उसके अंदर। ओके, पांचवी रिकमेंडेशन जो थी उसके हिसाब से ही तेलंगाना बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 चैप्टर्स, 9 चैप्टर में से 9वें चैप्टर के अंदर रिकमेंडेशन, 6 रिकमेंडेशन, वो 9 चैप्टर के अंदर के 6 रिकमेंडेशन में से 5वां रिकमेंडेशन वो था जो तेलंगाना के हक में था। मतलब 9 चैप्टर्स में से 9वीं चैप्टर के जो 6 रिकमेंडेशन में से 5वां रिकमेंडेशन अलहदा तेलंगाना रियासत हैदराबाद के साथ, वो तेलंगाना वालों के हक में था। वो 5वां पॉइंट क्या है देख लेते हैं। तो स्टेट को सीमांध्रा और तेलंगाना के तौर पे कैसे डिवाइड, यानी आंध्रा और तेलंगाना के तौर पे डिवाइड करके हैदराबाद को तेलंगाना कैपिटल बना के आंध्रा को नया कैपिटल, और वही हुआ ना भाई। तो और बाद में क्या कहा वो देख लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर 10-10 लाओ के हैदराबाद के साथ अगर तेलंगाना बनाकर हैदराबाद को तेलंगाना की कैपिटल अगर बना दी जाए, तो अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर जो लोगों के अंदर जो ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा कर दिए जैसा होता। लेकिन आंध्रा के अंदर काफी डिस्टरबेंस हो सकता, क्योंकि हैदराबाद को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी 1956 से पहले जब वो आंध्रा रियासत इसमें मिलाई गई थी, वैसे भी हैदराबाद उनका था नहीं। लेकिन हैदराबाद को लेकर और आबपाशी के जरिए को लेकर, पानी के जराये को लेकर उनके अंदर थोड़ा सा बेचैनी का माहौल पाया जा सकता, ऐसा इन्होंने कहते हुए आगे ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तो रायलसीमा भी अपनी एक अलग रियासत बनाने के लिए मांग पैदा हो सकती। ओके, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो बहरहाल इस तरीके से अगर हुआ तो काफी इंसाफ हो जाएगा तेलंगाना वालों के साथ, ये बात भी कही। ओके, और इसी तरीके से रियासत को अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो सीमांध्रा का तो ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है, तो कुछ अपने से मरकजी हुकूमत अपने जो भी खर्चा उठाकर अपनी कैपिटल उनको अगर बना के दे दी जानी चाहिए, ये बातें भी 5वें चैप्टर में कहा गया। ओके, देयरफॉर, तो ये इन्होंने ये कहा कि ये जो हम 5वां जो सजेशन दे रहे हैं, 5वीं जो तजवीज हम पेश कर रहे हैं, वो हम दूसरे मुकाम पे रखते, उसको सेकंड पोजीशन पे रखते, सेकंड दर्जे की अहमियत हम उसको देंगे। दूसरे 5वें रिकमेंडेशन को दूसरे दर्जे की अहमियत हम दे रहे हैं। तो 6 रिकमेंडेशन में से 5वें रिकमेंडेशन को दूसरे दर्जे की अहमियत उन्होंने दी। तो पहले दर्जे की अहमियत किसको दी है, वो 6th रिकमेंडेशन को दी है। वो क्या है आगे देखेंगे। बहरहाल 5वें रिकमेंडेशन अभी कंटिन्यू हो रहा, उसमें ये कहा इन्होंने, वी रिकमेंड दैट स्टेट शुड बी डिवाइडेड। हम ये कह रहे हैं कि स्टेट को, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को तकसीम कर दिया जाना चाहिए, अलहदा तेलंगाना रियासत बना देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनअवॉइडेबल, क्योंकि हालात आगे जो भी होंगे वो
किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं होंगे। तो अलहदा तेलंगाना रियासत अगर बना दे तो सबको, तेलंगाना के सभी अवाम को कैसे ये एक्सेप्टेबल होगा, वही लोग चाह रहे हैं। अब सिक्स्थ रिकमेंडेशन के उन्होंने 6 जो अपने रिकमेंडेशन जो पेश किए उसमें से सिक्स्थ रिकमेंडेशन को पहले दर्जे पे उन्होंने रखा और 5वें रिकमेंडेशन को दूसरे दर्जे पे रखा। अब वो सिक्स्थ रिकमेंडेशन क्या है, जैसे इनका देख लेते हैं। 9वें चैप्टर में 6 रिकमेंडेशन। ओके, इन्होंने ये कहा कि तेलंगाना रीजन का डेवलपमेंट कर दिया जाए सामाजिक एतबार से, भाषी एतबार से, और इनके अंदर एक सियासी यूनिटी, एक जहियत को कायम कर दिया जाए। और रियासत को अलहदा कर देना यानी जुदा कर देना, एक ही रियासत के 2 टुकड़े कर देना, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये भी बात कही, स्टेट को कैसे मुत्तहदा ही रखना जाना चाहिए। और एक तेलंगाना के अंदर एक रीजनल बोर्ड जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी तौर पर उनको ताकत देकर, यानी आईनी तौर पे उनके कुछ पावर्स दिए जाने चाहिए ताकि तेलंगाना की हालत काफी अच्छी हो जाए। और ये हिंदुस्तानी सतह पर भी क्या है, सो ये कि काफी अच्छा सजेशन है, ऐसा इन्होंने कहा। और आखिरी में ये लाइन लिखी कि तेलंगाना रियासत को अलग नहीं करना चाहिए और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश ही रखना चाहिए। तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए एक रीजनल बोर्ड बना देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रख के उसको पावर्स दे दिए जाने चाहिए। और इसी तरीके से हिंदुस्तानी सतह पर भी क्या है, ये बेहतर ही होगा इस नजरिए से। और ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि ये 6वें रिकमेंडेशन को हम पहले दर्जे पर रख रहे, 5वें रिकमेंडेशन को दूसरे दर्जे पर रख रहे, और फर्स्ट टू 4 रिकमेंडेशन जो उन्होंने कही वो तो अमल में ला ही नहीं सकते, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा इन्होंने कह दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दर्जा किसी को नहीं दिया। क्यों? पहले जो 4 जो रिकमेंडेशन थे वो तो अमल में लाना मुश्किल है, उन्होंने खुद ही बोल दिया बता। तो इस तरीके से श्री कृष्णा कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। ओके, आगे हम देखते हैं कि क्या क्या और तो बहरहाल 9 चैप्टर्स के अंदर, 9 चैप्टर्स में से 9वें चैप्टर के अंदर इन्होंने कुछ मशवरे दिए थे, रिकमेंडेशन दिए थे। वो मशवरों में से जो 5वां जो मशवरा था वो तेलंगाना के हक में था। इंपॉर्टेंट बिट है, सवाल आपको पूछा जा सकता है। उसके आगे क्या क्या कहा, 6 रिकमेंडेशन देने के बाद कमेटी ने क्या क्या कहा देख लेते हैं कि काफी दिलचस्प दिलचस्प सेशन चल रहा था। और क्योंकि काफी सवाल भी इसमें से आने के चांसेस रहते, कौन सी लाइन को उठा के यस ट्रू फॉल्स पूछता नहीं मालूम, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नोटिफिकेशन काफी करीब है, तो हर लाइन को पढ़ना चाहिए। ओके, तो देखें, तो श्री कृष्णा कमेटी ने खुले तौर पे कह दिया था कि हमने जो 6 सॉल्यूशंस दिए उसमें से 4 सॉल्यूशंस को अमलावरी करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, 4 इम्प्लीमेंटेशन आउट ऑफ 6 सजेशन नॉट पॉसिबल, यहाँ देख सकते हैं आप, नॉट पॉसिबल, नॉट का वजह है। हमने जो 6 जो हल हमने दिए, 6 हल हमने दिए, तो 6 जो सॉल्यूशंस हमने दिए, 6 सॉल्यूशन में 1 2 3 4 इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, उन्होंने खुद ही बोल दिया। ओके, बराबर। और 5वें रिकमेंडेशन है तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हैदराबाद के साथ अलहदा तेलंगाना रियासत। तो 5वां रिकमेंडेशन को अमलावरी करना भी, अमल में लेके आना भी मुश्किल है, क्योंकि जाहिर बात है आंध्रा वाले खामोश नहीं बैठेंगे, हैदराबाद जा रहा है उनके हाथ से, तो बहरहाल तो ये इसीलिए हम लोग इसको दूसरे दर्जे पर अहमियत दिया। और 6वें जो रिकमेंडेशन थी उसको हमने पहले दर्जे पर अहमियत दी, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि साफ तौर पे यही कह दिया कि काफी मुश्किलात आ सकती है अगर छठवें रिकमेंडेशन को भी अगर आप अमल करें। छठवां रिकमेंडेशन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे रीजनल बोर्ड्स बना दिए जाने चाहिए। सवाल आ सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, 6th रिकमेंडेशन ने आप कौन से चैप्टर में, कुछ भी आपको स्टेटमेंट बना के पूछ सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज रीजनल बोर्ड बना के देने की बात 6वें रिकमेंडेशन में या 6वें सोल्यूशन में कहा गया था। और ये भी कहा कि ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, यानी प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं है, ये बात भी फिर खुद श्री कृष्णा कमेटी ये खुद कह रही थी। बराबर 8 चैप्टर्स में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, 9वां चैप्टर तो सजेशन दिया था। और 8वें चैप्टर को क्या है, सो सीक्रेट यानी काफी सीक्रेट उसको रखा गया था, ये इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था, नहीं बताया गया था। एक सील्ड कवर में होम मिनिस्ट्री को उन्होंने दिया था, वो लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर था। वो क्या था देख लेते हैं। क्योंकि मरकजी हुकूमत ने जो ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई थी उसमें दोहरी नीति अपनाई थी, और काफी लोगों के अंदर क्या बोलते बेचैनी का माहौल देखा जा रहा था। और श्री कृष्णा कमेटी ने जो रिपोर्ट अपने रिकमेंडेशन दिए, तो काफी, यानी जो 6 रिकमेंडेशन दिए, तो पहले 4 को अगर आप देखें, खासतौर से रायल तेलंगाना की बात, या फिर हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास के नलगोंडा के कुछ इलाके, महबूब नगर के कुछ इलाके, उसको यूनियन टेरिटरी बना के कॉमन कैपिटल, भाई कौन ये बात को क्या बोलते हैं मानेगा।
मरकजी हुकूमत के अंदर में यूनियन टेरिटरी हमारे इलाकों को कर देंगे, बहरहाल ये पॉसिबल नहीं थे। ओके, तो काफी साफ तौर से रिकमेंडेशंस नहीं दिए, तो तेलंगाना के लोगों के अंदर काफी फिर से एक बार क्या बोलते हैं, एक भड़क गई थी, आग भड़कने के बराबर ही था। तो ऑल पार्टी मीटिंग को तो खैर टीआरएस ने बाइकआउट कर दिया था, बीजेपी ने भी बाइकआउट किया, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी बाइकआउट किया, और उसी तरीके से अवामी तंजीमें, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बाइकआउट किया, एम्प्लॉयज यूनियन ने भी बाइकआउट किया, जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी बाइकआउट किया। 6 जनवरी 2011 को ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त ये लोग इंदिरा पार्क के पास धरना दे रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर, और श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर ये इंदिरा पार्क के पास धरना दे रहे थे। और तेलंगाना रीजन, तेलंगाना में काफी हंगामा हो रहा था उस वक्त रिपोर्ट को लेकर, और जो रिपोर्ट की जो कॉपीज थी इनके पास पहुंच चुकी थी, तो वो कॉपी की प्रिंट को ये लोग आमतौर पर कैसे रोडों पे जला रहे थे। श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट मतलब अपना एहतजाज दर्ज कर रहे थे कि रिकमेंडेशन साफ तौर पे नहीं है। वो 9th चैप्टर में 6 सॉल्यूशन में से 5वां सॉल्यूशन एक ही तेलंगाना के हक में था, और उसको दूसरे दर्जे पे कैसे उन्होंने अहमियत दी थी, पहले दर्जे पे 6वें चैप्टर को अहमियत दी थी। इन हालात में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में भी खासतौर से काफी गुस्सा और काफी बेचैनी का आलम देखा गया। जाहिर बात है, फिर से स्टूडेंट सड़कों पे निकल के आए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी पे बाहर निकल के आ गए, फिर से पुलिस वहां पे आ गई, फिर से टीयर गैस, फिर से रबर बुलेट्स, फिर से लाठीचार्ज, फिर से काफी हंगामा, और फिर से उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक जंगे मैदान में तब्दील हो गई थी 6 जनवरी 2011 को। फिर 7 जनवरी 2011 को बंद मनाया ना तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ने, टीजेएसी ने, जो कोदंड राम की सदारत में जो चल रही थी, उन्होंने बंद बनाया क्योंकि सरकार ने काफी लापरवाही से काम लिया। श्री कृष्णा कमेटी के ऐसा अपना दौरा यानी तेलंगाना के ऊपर तासुब बताने में श्री कृष्णा कमेटी कामयाब रही, और मरकजी हुकूमत ने भी क्या है सो काफी लापरवाही से काम लिया। इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए बंद मनाया था तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ने। फिर से तेलंगाना में 7 जनवरी 2011 को फिर से बंद मनाया। तो ये हालात में जो तेलंगाना की जो अवाम थी, और खास तौर से जो एम्प्लॉयज यानी मुलाजिमों की जो तंजीमें थी, उन्होंने क्या है सो श्री कृष्णा कमेटी ने जो चाल चली, जो साजिश चली तेलंगाना के लोगों के साथ, उसको क्या है सो मंजर आम पर लेके आना शुरू कर दिया एम्प्लॉयज ने, और आम लोग, तेलंगाना की आम रियाया भी, तो आम पीपुल्स भी, लोग कॉमन पीपुल्स। तो इन हालात में श्री कृष्णा कमेटी जिस अंदाज में जांच कर रही थी, वो भी क्या है सो शक को शुबे का क्या बोलते हो, क्या शक को शुबे के दायरे के अंदर काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके जो श्री कृष्णा कमेटी के जो सेक्रेटरी और मेंबर थे, वो जो विनोद कुमार दुग्गल, वो सीमा आंध्रा की एमपी के साथ डिनर के पार्टियों में देखे गए। शायद हो सकता है कि इनको कुछ खिला पिला के या कुछ और तरीके से इनको आंध्रा के हक में रिपोर्ट देने के लिए कैसे इनको कहा गया हो, कुछ भी मस्का विस्का जो भी आप शायद, ओके, बात को जो लफ्जों में मैं लपट रहा हूँ, ठीक है, ओके। बहरहाल, तो मैं खास साफ तौर से इल्जाम भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो खुद डिनर पार्टी में सीमा आंध्रा के एमपीज के साथ देखे गए थे। तो शक के दायरे में, शक को शुरुआत के दायरे में श्री कृष्णा कमेटी काम कर रही थी। उस दायरे में फिर श्री कृष्णा कमेटी ने रिपोर्ट दिए थे। 9 दिसंबर और 23 दिसंबर 2009 को जो अलग अलग तरीके से मरकजी हुकूमत ने अनाउंसमेंट किए, तो तेलंगाना के 2 खित्तों में भी, आंध्रा और तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में 2 खित्तों में, आंध्रा और तेलंगाना दोनों के अंदर कैसे काफी क्या बोलते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्टरी यानी सही तरीके से क्या बोलते हैं, हैंडल नहीं किया गया था सिचुएशन को। तो इन हालात में श्री कृष्णा कमेटी को अपॉइंट किया गया, और कमेटी रिकमेंडेशन दे रही। तो तेलंगाना के जो प्रॉब्लम्स थे वो यानी मतलब समाजी एतबार से देखा जाए तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू बन के रह गया था। और इन हालात में श्री कृष्णा कमेटी को यानी एक जस्टिफाइबल यानी क्या बोलते हैं उसके इंसाफ के दायरे में वो मांग कर रहे थे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ रिटायर्ड जज थे उनको इस कमेटी में रखा गया था। एक वाइस चांसलर था, एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर की सामाजिक हालात की भी जांच की जाए, एक होम सेक्रेटरी भी के रिटायर्ड होम सेक्रेटरी को भी कैसे मेंबर यानी खुद विनोद कुमार दुग्गल। तो इस तरीके से श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी तेलंगाना के मसले को हल करने के लिए, जस्टिफाई इंसाफी दायरे के अंदर क्या है सो वो लोग डिमांड कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस को क्या है सो उस कमेटी के अंदर रखा गया था। बहरहाल ये कमेटी ने एक सील्ड कवर में क्या है सो 8वें चैप्टर को इंडियन गवर्नमेंट को दी, सीक्रेट तरीके पे दी। ये अवामी यानी सीक्रेट रखा गया था, इसको 8 चैप्टर को डिस्क्लोज नहीं किया गया था। तो ये सीक्रेट से क्या मतलब था, लोग क्या है सो ये सीक्रेट क्या है जानना चाह रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था जाहिर बात है उसको सीक्रेट रखा था। तो काफी तेलंगाना में 8वीं जो चैप्टर था जो सीक्रेट रखा गया था, होम डिपार्टमेंट को सीक्रेट तरीके से जो श्री कृष्णा कमेटी ने पेश किया था, तो 8वें चैप्टर को लेकर काफी हंगामा हुआ, एहतजाज हुआ तेलंगाना के अंदर। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर के अंदर
किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज को आप सीक्रेट नहीं रख सकते। दस्तूर के भी खिलाफ है, ऐसा कैसो कहते हुए तेलंगाना के लोग कैसो प्रोटेस्ट एहतजाज करने लगे। इतना ही नहीं, साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निजामाबाद से जो ताल्लुक रखते थे, जिनका नाम था नारायण रेड्डी, 1969 के टाइम पे भी इन्होंने काफी हंगामा किया था, तो काफी अच्छे इन्हें जाने जाते थे। इन्होंने हाई कोर्ट में एक अर्जी दे दी, ये 8वें चैप्टर को सीक्रेट रखा गया। इसके ऊपर इन्होंने मार्च के वक्त में, क्योंकि जनवरी में ये 6 जनवरी को रिपोर्ट बहरहाल बाहर आई थी, सबमिट तो वैसे 30 जनवरी 2010 को ही कर दी गई, सॉरी 30 दिसंबर 2010 को ही रिपोर्ट सबमिट हुई थी। 6 जनवरी ऑल पार्टी, 6 जनवरी 2011 को ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर श्री कृष्णा कमेटी को कैसो तमाम लोगों के लिए यानी न्यूज टेलीकास्ट कर दी गई थी बराबर। तो नारायण रेड्डी ने, निजामाबाद के जो एमपी थे, साबिका एमपी थे, इन्होंने हाईकोर्ट में एक अर्जी दे दी, 8वें चैप्टर को कैसो लोगों तक बात पहुंचे, इसको सीक्रेट नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये हाईकोर्ट की अर्जी पे जस्टिस उस वक्त नरसिम्हा, इन्होंने सुनवाई की, और सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों की जो डिमांड है अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर, आप उसको दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इल्जाम लगाया सरकार के ऊपर, सीक्रेट रखने की क्या वजह है, और तारीखी फैसला देते हुए उन्होंने ये कहा कि 8वीं जो जो चैप्टर है उसको डिस्क्लोज कर दिया जाना चाहिए, उसको लोगों को बता दिया जाना चाहिए, इसको इसको सीक्रेट नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसा ऐसा नरसिम्हा ने, एल नरसिम्हा ने, जो उस वक्त हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे, उन्होंने ये तारीखी फैसला सुनाया था। बहरहाल 5th रिकमेंडेशन तेलंगाना के, हालांकि वो हक में था, ओके, रिपोर्ट में कमेटी ने ये कहा था, लेकिन कमेटी ने ये चाहा कि 5th रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट ना हो, और उसको इंप्लीमेंट ना होने का जो रास्ता बताया था वो 8th चैप्टर में, यानी मतलब 9वें चैप्टर में जो 6 सॉल्यूशंस दिए थे, उसमें से 5वां सॉल्यूशन अलहदा तेलंगाना रियासत हैदराबाद के साथ, ओके, वो था। लेकिन उसको दबाने के लिए 8वें चैप्टर के अंदर कुछ चीजें इन्होंने कही थी, उसको सीक्रेट रखा गया। मतलब 5th रिकमेंडेशन को दबाने के लिए 8वें चैप्टर को उन्होंने सीक्रेटली कैसे होम मिनिस्ट्री को दिया था, और ये बात सही थी, ऐसा इल्जाम तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी और तेलंगाना के अवाम ने श्री कृष्णा कमेटी पर और मरकजी हुकूमत पर ये बातें उस पर तनकीद कही थी। तो क्या था उसके अंदर, 3 बातें उन्होंने कही थी। मैं एक से एक उसको कुछ पॉइंट्स में मैं बना के रखा, मैं एक वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो यही चैप्टर के अंदर असल उन्होंने क्या बातें कही थी। ओके, तो ये 3 बातें उन्होंने कही थी। तो पहली बात तो ये थी कि जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स है उनके अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, यानी कांग्रेस ही, सारी बातें रूलिंग में कौन थी, कांग्रेस थी। कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले जो एमएलए एमपी उनके अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, और तेलंगाना में पावरफुल सीएम होना चाहिए। और क्योंकि पावरफुल सीएम का मतलब तेलंगाना से ही चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दो, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि हालात थोड़ा काबू में आ जाएंगे, तेलंगाना के हक में आ जाएंगे। और टीआरएस पार्टी को जहां तक हो सके वहां तक कमजोर कर दो। पहले 3 सजेशंस इन्होंने दिए थे 8वें चैप्टर में, जो सीक्रेट रखा था। 8वें चैप्टर में जो 3 सजेशंस इन्होंने दिए थे, वो 3 सजेशन में से पहला सजेशन ये था, सीक्रेट जो दिया था वो सीक्रेट ये था। वो नारायण रेड्डी ने जो कोर्ट में अर्जी दी थी, फिर वो नरसिम्हा, जज नरसिम्हा ने जो भी ये सीक्रेट नहीं रखा जाना चाहिए जजमेंट दिया था, वो जजमेंट के हिसाब से फिर लोगों को बताया गया था कि ये 8th चैप्टर ये है। तो उसमें यही लिखा था कि टीआरएस को कमजोर करके तेलंगाना के जो कायदीन है कांग्रेस के, यानी रूलिंग पार्टी के, बोल तो रूलिंग पार्टी का वर्ड बोल तो कांग्रेस ही था, रूलिंग पार्टी के जो कायदीन है उनको मजबूत करते हुए तेलंगाना की रूलिंग पार्टी से चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट दे दो, टीआरएस पार्टी को कमजोर कर दो। और पहले जो मशवरे में ये भी बात कही थी कि कांग्रेस के लीडर काफी एहतियात बरतनी चाहिए, खासतौर से एजुटेशन को लेकर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब कांग्रेस के पार्टी जो एमपीज है, एमएलए से एमएलसी, उसको कांग्रेस पार्टी अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और रूलिंग और अपोजिशन दोनों मिलकर अगर अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में अगर शामिल हो गए तो तहरीक सक्सेस हो जाती। तो क्या करना, रूलिंग और अपोजिशन दोनों को मिलने नहीं देना, यानी तेलंगाना के कांग्रेस और टीडीपी दोनों, क्योंकि अपोजिशन में वही थी कांग्रेस, टीआरएस को तो खैर कमजोर करने की बात इन्होंने कही, तो बचे कौन थे, रूलिंग और अपोजिशन, मतलब टीडीपी और कांग्रेस। टीडीपी और कांग्रेस के कायदीन को के अंदर फूट डाल देनी चाहिए, और कांग्रेस की जो कायदीन है उनको मरकजी हुकूमत अपनी कंट्रोल में और काफी पकड़ में इनको रखना चाहिए, ऐसा इन्होंने बात कही थी पहले सजेशन में। ओके, और इसी तरीके से ये कहा कि गौर, और इसमें काफी क्या बोलते हैं, जो इन्होंने फर्दर इमीडिएटली आफ्टर जैसे रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मरकजी हुकूमत को ये एक इन्होंने मैसेज दिया था, ये इत्तला दी थी कि मरकजी हुकूमत एक तवील डिस्कशन इन हालात पे करना चाहिए। और ये कहा, पीपल शुड हैव टू बी इन्फॉर्म
दैट द प्रोसेस स्टार्ट मोस्ट अर्जेंटली, लोगों को ये इत्तला दे दो कि प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बहरहाल इस अंदाज से। बहरहाल फाइनली पहले जो सजेशन में इन्होंने यही बात, ये यहाँ तक पहला सजेशन था, हालांकि मैं इसको 8 पॉइंट्स में बताया आपको, लेकिन ये पहला सजेशन था 8वें चैप्टर का, ये पहला रिकमेंडेशन जो उसमें 8वें चैप्टर में उन्होंने पहली बात कही थी वो यही थी कि क्या क्या कही थी, उन्होंने टीआरएस पार्टी कमजोर कर दो, कांग्रेस पार्टी से सीएम डिप्टी सीएम दे दो, और पावरफुल लीडरशिप होनी चाहिए, और पूरे जो रूलिंग पार्टी के लीडर एक जो मुत्तहदा होना चाहिए, ऐसी उन्होंने बात कही थी। और टीडीपी और टीआरएस को मिलकर एजिटेशन में, सॉरी टीडीपी और कांग्रेस मिलकर तहरीक में शामिल ना हो, और टीआरएस और यानी सॉरी टीडीपी और कांग्रेस दोनों मिलकर तहरीक में शामिल ना हो, और टीडीपी और कांग्रेस दोनों के बीच में क्या है सो दीवार खड़ी कर देनी चाहिए। तेलंगाना की टीडीपी और टीआरएस की बात चल रही, क्योंकि भाई जाहिर बात है तेलंगाना देने का इरादा नहीं है, इंडायरेक्टली तेलंगाना नहीं देने के लिए तो 8 चैप्टर था ना भाई। पांचवें 9 चैप्टर के 5वें सोल्यूशन में तेलंगाना दो बोले, और 8 चैप्टर में उस 5वें को दबाने के लिए 8 चैप्टर में ये सजेशन दिए गए बहरहाल। और खास तौर से दूसरी जो बात कही थी, दूसरी जो इसमें पूरे मीडिया को लेकर बात कही थी, 8वें चैप्टर में जो दूसरी जो बात थी वो ये थी कि मीडिया को लेकर, क्योंकि मीडिया जो जिस तरीके से हेडलाइन को टेलीकास्ट कर रही है, वो मीडिया तेलंगाना शुड नॉट टेलीकास्ट अंडर हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी तेलंगाना के ताल्लुक से कोई भी न्यूज हेडलाइन में नहीं होनी चाहिए। यानी देखो किस तरीके से श्री कृष्णा कमेटी रिकमेंडेशन दे रही, ओके। और ये भी कहा कि रिपोर्टर्स और पब्लिशर्स, द ओपिनियन ऑफ द पब्लिशर्स एंड रिपोर्टर्स ऑफ द रीजनल कनेक्शंस एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन शुड बी ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन, मतलब सच्चाई से इंफॉर्मेशन पब्लिश करना चाहिए न्यूज को। ये कह रहे हैं, मतलब सच्चाई से का मतलब क्या है ढूंढ, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी मतलब कि तेलंगाना के ताली से गलत न्यूज शाये करते रहे, बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, वन आई नो। बहरहाल ये बात उन्होंने कही, सच्चाई ट्रूथ इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडिशंस में भी, और स्टेट लेवल और जो भी है, ओके। और जो भी तेलंगाना की तहरीक को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी, जो भी न्यूज रहेगी, उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए, शुड नॉट गिवन without much importance, okay, and the government should use announcement for the communication of the Telangana information, okay। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, गिवन विदाउट मच इंपॉर्टेंस, कोई उसको अहमियत ही नहीं देनी चाहिए तेलंगाना के एजुटेड तहरीक को लेकर जो भी न्यूज हो, वो बात इन्होंने 8वें चैप्टर में सीक्रेटली कही थी। फाइनली ये भी कहा the government should take steps to see that the news of the Telangana agitation are not telecasted। 8वें चैप्टर में जो दूसरी बात मीडिया को लेकर उन्होंने ये कही कि तेलंगाना तहरीक को लेकर कोई टेलीकास्ट ही नहीं होना चाहिए, ऐसे इकदाम सरकार करना, ये बात उन्होंने कही है। अकेडमी की लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, ताकि आपको साफ तरीके से वो बात समझ में आए, ओके। और ये भी कहा था कि जो तहरीक और स्ट्राइक्स जो चल रहे हैं उसको क्या है गवर्नमेंट कुचल देना चाहिए, ऐसी बातें ये कह रहे हैं, ओके। ओके, ये तीसरा, अब ये दूसरा खत्म हो गया, दूसरा पूरा न्यूज और मीडिया के बाद ये तीसरी बात ही करें। तीसरी जो सजेशन थी जो सीक्रेटली जो इन्होंने दिया था वो यही कहा कि, अब क्या करें तीसरे में देंगे, द कमेटी सजेस्टेड दैट दी तहरीक को और सजेशन को पूरी यानी स्ट्राइक्स को पूरी तरीके सप्रेस, सप्रेस मतलब कुचल देना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं, यानी तहरीक को कुचल देना, ओके। अब वो क्या क्या सजेशन दिए थे वो नहीं मालूम। The committee mentioned that the agitation is indispensable, okay, if recommendation given by it is followed। यानी मतलब ये बोलना चाह रहे कि श्री कृष्णा कमेटी ने ये कहा, श्री कृष्णा कमेटी ने ये कहा कि ना, अगर रिकमेंडेशन को अगर यानी जितने भी रिकमेंडेशन श्री कृष्णा कमेटी ने कर दिए, अगर वो रिकमेंडेशन को अगर अमलावरी कर दी जाए, चाहे 1 2 3 4 5 6 जो 9 चैप्टर में दिया था, उन रिकमेंडेशन की अमलावरी कर दी जाए तो नागवार होगा, जाहिर बात है। तेलंगाना, उसमें तेलंगाना देने की बात कही थी, रॉयल तेलंगाना की बात थी, आंध्रा को अलग कैपिटल की बात थी, अलग कैपिटल बोलते हैदराबाद नहीं मिला तो आंध्रा वाले भी खामोश नहीं बैठे। जितने भी रिकमेंडेशन हमने दिए उन सबको अगर अमलावरी आप कर दिए तो नागवार, हालांकि सबको नागवार ही गुजरेगा, खुद कमेटी बोल रही, ओके। और कमेटी इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को कमेटी ने एक इंफॉर्मेशन दी कि, यानी अपने रिकमेंडेशन में ये कहा, एज टू द वे द पुलिस शुड टेक मेजर, पुलिस किस तरीके से अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, ओके। और किन गन्स का ये इस्तेमाल करेंगे, कौन से गन का इस्तेमाल करेंगे, ये भी क्या रिकमेंडेशन में कहा गया, तो विच गन दे शुड यूज, ओके। ये कहा कि सर्विलेंस यानी हर जगह कैमरेस लगाने चाहिए, जहाँ पे भी तहरीक चल रही है वहाँ कैमरेस लगा दो,
और साफ तौर पर देखो कि कौन कौन कैसे वो तहरीक, रैली, एजुटेशन जो भी चल रहा है उसमें उसका चेहरा साफ तौर पे देखा जाना चाहिए। ओके, ऐसा उन्होंने कमेटी ने तीसरी बात जो 8वें चैप्टर में की। और वेपन्स विच डू नॉट कॉज डेथ, ऐसे वेपन्स इस्तेमाल करो जो जिससे मौत वाक़ई ना हो, ऐसे पुलिस रबर बुलेट्स हो जो भी हो, या पानी के फव्वारे, तेजी से जो पानी के फव्वारे जो मारते। ओके, दूसरी बात ये, कमेटी आल्सो रिकमेंडेड द गवर्नमेंट दैट द सेम टाइम एट द सेम टाइम, उसी तरफ एक तरफ बोल रहे कि मौत वाकई नहीं होनी चाहिए, ऐसे गन्स को इस्तेमाल करो पुलिस वाले, दूसरी तरफ ये करें पावरफुल गन्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ताकि पूरी तहरीक को क्या है सो काबू में कर सके। देखो कैसी कैसी बातें हो रही है बट इस तरीके से जो लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, अपने तरफ से तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, यहाँ पे जो लिखा गया मैं वही पढ़ रहा हूँ। मेरा श्री कृष्णा कमेटी ने इस तरीके से 8 चैप्टर के अंदर ये सब बातें कही। तो श्री कृष्णा कमेटी इन 8 चैप्टर। ओके, तो किस तरीके से बहरहाल कंट्रोल कर सकते हम तहरीक को, अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक को कंट्रोल कर सकते, ये बातें की। लेकिन पूरी रिपोर्ट के अंदर 1200 लोग तक तकरीबन क्या है सो खुदकुशी कर चुके थे, अलहदा तेलंगाना रियासत नहीं आ रही इसको लेकर। लेकिन खुदकुशियों के ऊपर श्री कृष्णा कमेटी ने कोई बात नहीं कही अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर। ओके, और खास तौर से तहरीक में जो स्टूडेंट्स जो किस तरह जिस खासों से जो तलबा हजरात थे जो खुदकुशी कर रहे थे उसको लेकर कुछ नहीं कहा। ओके, बहरहाल गवर्नमेंट को इन्होंने काफी फॉल्स और हाफ ट्रूथ, आधी सच्चाई और गैर सच्चाई यानी झूठी अंदाज में झूठी चीजों को बुनियाद बनाते हुए सीमांध्रा के जो लीडर्स थे उनकी फर्दर इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। जो सीमांध्रा के लोग जो झूठी बातें और आधी सच्चाई जो कहते थे उन सब को लेकर, उन सब बातों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर कर श्री कृष्णा कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट पेश की। ऐसा इन्होंने, ऐसा तेलुगु अकेडमी की बुक ने, अकेडमी की बुक ने ऐसा कहा। देयरफॉर द तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी, अब तेलंगाना जॉइंट एक्शन जाहिर बात है 6 जनवरी 2011 को श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पूरी मंजर आम पर आ चुकी। हालांकि 8th चैप्टर तो वो नारायण रेड्डी के कोर्ट केस के बाद आया। तो बहरहाल जॉइंट एक्शन कमेटी, श्री कृष्णा जॉइंट एक्शन कमेटी जो कोदंडराम साहब की जो सदारत में चल रही वो जॉइंट एक्शन कमेटी जो थी वो। ओके, तो अब सब लोगों को क्या है सो साथ लेकर फिर से जद्दोजहद को काफी जोरों से लेकर चलने का इन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे थे, एक क्या बोलते हैं, एक डिसीजन पे ये पहुंचे थे। और ये सब लोगों ने मिलकर ये प्लान किया था ये आगे की जो कार्रवाई करना था। अब क्योंकि श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पे कौन सा चैप्टर अमल होता है नहीं मालूम, तो इन हालात में स्ट्राइक्स प्रोग्राम्स करने की और नॉन कोऑपरेशन यानी ताउन नहीं करना, मिलीनियम मार्च, घंटा वार को यानी खाना वो जो भी पका के रोडों पे तमाम लोगों को खिलाकर सब एक साथ बैठ के जो भी यूनिटी जो दिखाते हैं वो सब, उसी तरीके से सकला जनुला सब में सागरा हारम, ये आगे इसकी तफसीलात आते हैं, हुसैन सागर लेक का जो सराउंडिंग जो किया था, इस तरीके से तहरीक को कैसे तब्दील किया था जॉइंट एक्शन कमेटी ने, एक काफी मजबूत अवामी तहरीक के तौर पे तेलंगाना की तहरीक को कैसे मजबूत किया था। अब तेलंगाना प्रजा फ्रंट और तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट ये क्या है ये भी देख लेते हैं, काफी छोटा टॉपिक है। इस चैप्टर के ये छोटे से 2 चैप्टर्स तो टॉपिक्स के बाद हमारा 17 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके आगे की तफसील हम देख लेते हैं। तो आगे का देखते हैं हम इंशाल्लाह, काफी दिलचस्प चल रहा था। तो तेलंगाना प्रजा फ्रंट और तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट, इंपॉर्टेंट बिठे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, ये कब कब बनाई गई थी? 1 अक्टूबर 2010 को ये बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि तमाम तेलंगाना के जो लोग हैं जो जितनी भी तंजीमें उन सबको, सबके जो ख्यालात एक साथ है, यानी सबके तो वैसे भी अलहदा तेलंगाना रियासती सबके ख्यालात है मेरा, इन सबको यूनाइट करना यानी एकजुट करना, उस उन्वान को लेकर तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट कैसे बनाई गई थी। तो विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के, टीजेएससी में पॉलिटिकल पार्टीज थे तो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट के बगैर क्या है सो एक तंजीम बनाने का इन्होंने इरादा किया था, और उसी उन्वान पर तेलंगाना प्रजा फ्रंट नाम के फ्रंट बनाई गई थी। और ये पॉलिटिकल पार्टी के बगैर यानी बिना किसी सियासी जमातों के बगैर ये इंडिपेंडेंट यानी आजाद तरीके से ये काम करेंगे। ओके, तहरीक में काम करेंगे। तो गद्दर, वेदा कुमार, हनुमनलू, पाशम यादगिरी, रत्नमाला, आकुला भूमैया, चिक्कुड़ू प्रभाकर, केशवराव जाधव, विमलक्का, इन सब लोगों ने ये तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट को बनने में अहम रोल अदा किया था। 9 दिसंबर 2010 वेरी इंपॉर्टेंट है, बना कब? 1 अक्टूबर 2010 को बना।
9 दिसंबर 2010 को मारुति गार्डन हैदराबाद में इसकी एक बहुत बड़ी क्या बोलते मीटिंग, यानी एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जहाँ पे अवामी जो तंजीमें थी और स्टूडेंट्स के जो लीडर्स थे, नुमाइंदे थे, इन सब लोगों ने मिलकर के तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट के सदर के तौर पर गद्दर को कैसो चुना था। वेरी इंपॉर्टेंट बिल। तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट बनाई कब गई थी? 1 अक्टूबर 2010। इसकी मीटिंग कब हुई? 9 अक्टूबर 2010 को मीटिंग हुई। उसमें सबसे पहले सदर के जो इंतखाबात हुए, उसमें सबसे पहले सदर के तौर पर किसको चुना गया? गदर को चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट बिट। ओके। 84 मेंबर्स को क्या है सो उसमें शामिल किया गया था। उनका एजेंडा एक ही था, अलहदा तेलंगाना रियासत। तेलंगाना के बिल को पार्लियामेंट में क्या है सो पेश कर दिया जाए और पास कर दिया जाए। ओके। और एमपीज के ऊपर क्या है सो दबाव डाला जाए कि तेलंगाना के बिल को पास करने में वो मदद करें। तो राइट। ओके। इसी तरीके से क्या है लोकल जो प्रॉब्लम तेलंगाना के जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी क्या है रोशनी डालने के मकसद को लेकर ये बनाया गया था। 1 नवंबर हर साल ये बिट्रेल डे यानी धोखा दिया गया हुआ दिन के तौर पर मना। 1 नवंबर बोले थे कि आपके जहन में आना कभी भी, एपी और तेलंगाना यानी आंध्र और तेलंगाना मिलकर रियासत बनेगी। तो 1 नवंबर हर साल क्या है ये लोग बिट्रेयल डे यानी धोखा दिया गया हुआ दिन मनाने के, बिट्रेयल डे मनाने के तौर पर इन्होंने मकसद अपना रखा था उस तेलंगाना प्रजा फ्रंट का। ओके। तो उसी तरीके से सोशल जस्टिस यानी क्या बोलते हैं सामाजिक तौर पर कैसे इंसाफ, और इसी तरीके से सियासी जागृति यानी अवेकनिंग, ये भी कैसे उन्होंने अपना मकसद रखा था। और इलेक्शंस में हिस्सा लेना, और ऐसे लोग जो एजुकेशन तहरीक में तेलंगाना के वो लोग जो तहरीक को लेकर थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझा मना करके ऐसे गाँव गाँवी सतह पर देहाती सतह पर हर लोगों को तहरीक में शामिल करना, वो भी एक मकसद था। उसी तरीके से पोडू यानी जो जो क्या बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड जो रहती, वेस्ट लैंड जो रहती, ओके, उसको उसके ऊपर गरीबों को पट्टा दे दिया जाना चाहिए वहाँ पे खेती करने के लिए। ओपन कास्ट जो सिंगरेणी में ओपन कास्ट होता था, काफी मुश्किल थी एनवायरमेंटल में, उसको कैसे बंद कर दिया जाना चाहिए। और हैदराबाद के जो अतराफ के जो इलाके जो काफी गवर्नमेंट यानी जो आंध्रा से आके जो लोगों ने जमीनात खरीद दी और जो रियल एस्टेट जो भी चल रहा वो सब जमीनात को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेनी चाहिए, ऐसा वहां पे रखा गया था डिमांड्स में। और इसी तरीके से सेस और जो जो जमीनें इस्तेमाल नहीं हो रही वो सरकार वापस ले लेनी चाहिए। काफी प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, प्रोजेक्ट्स की वजह से काफी गांव उसके अंदर डूब गए थे, यानी मतलब उनको शिफ्ट कर दिया गया था। तो उनको रहने के यानी रिहेबिलिटेशन यानी घर हुए जो भी हो इंतजाम सरकार करके दे रहा। तो ये पीपुल्स फ्रंट था, फ्रंट जो था, तो इन मकसद के तहत क्या सो पीपुल्स फ्रंट बना था। तो लेकिन पीपुल्स फ्रंट तो बना था, किसी हम गैर सियासी जमात की तायद ना करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक को हम जारी रखेंगे नॉन पॉलिटिकल वे में। लेकिन तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी या दीगर तंजीमें जो भी एहतजाज करती है उसमें क्या है सो तेलंगाना पीपुल फ्रंट अपना हिस्सा लिया करती थी। मिसाल के तौर पर मिलीनियम मार्च सागरहारा में जॉइंट एक्शन कमेटी ने क्या है सो मुनक्किद किया था, लेकिन तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट ने उसमें अपना हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 2010 यानी अलहदा तेलंगाना रियासत का जो अनाउंसमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको 1 साल मुकम्मल हो चुके थे। तो उस दिन तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट ने मार्टी सेक्रीफाई डे यानी शहीदों की शहीद दिन के तौर पे इन्होंने मनाया था। गद्दार के बाद इसके सदर आकुला भूमैया बने। बाद में क्या है सो भूमैया की मौत के बाद, आकुला भूमैया की वफात के बाद मुद्दी टुल्ला, ओके, मुद्दी लेट्टुला, ओके, ये सदर बनाए गए थे। लेकिन अब उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट, ये एक और तंजीम है। 28 फरवरी 2011 वो 1 अक्टूबर 2010 यानी श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट से पहले, ये 28 फरवरी 2011 मतलब श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के बाद तो तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट बनी थी। इनका एक ही मकसद था, वो क्या था? अलहदा तेलंगाना रियासत। ओके। तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट ये क्या था एक्चुअली बोले तो तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट तो वो लोगों ने बनाया था जो तेलंगाना पीपुल फ्रंट से जो थोड़ा बहुत इनके बीच में थोड़ा सी नाइटफाक जिनकी पैदा हो गई थी, वो इन लोगों ने बना। वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उसको लेकर फूट पड़ गई थी तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट में। और गद्दर कह रहे थे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लकड़ी का पुल पे उनका ऑफिस था तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट का, तो ये हालात चले थे। कोई भी इलेक्शन में हिस्सा तेलंगाना विदाउट एनी कंसर्न फॉर द इलेक्शन, यानी तेलंगाना पीपुल फ्रंट के अंदर दो तरीके के लोग थे। एक कह रहे थे कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, दूसरे कह रहे थे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस तरीके से इनके अंदर फूट पड़ी थी।
और जो लोग इलेक्शन के इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए ऐसा कह रहे थे, उन लोगों ने मिलकर तेलंगाना पीपुल फ्रंट के से तकसीम होकर इन्होंने 28 फरवरी 2011 को उन्होंने तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट बनाई थी। तो इसके सदर कौन थे? केशवराव जाधव, इसके नायब सदर भीमलक्का, और इसके जनरल सेक्रेटरी कपिल भाई दिलीप कुमार। ओके, बराबर। उसके बाद ये जो एसोसिएट तेलंगाना यूनाइटेड जो फ्रंट थी, किसी सियासी जमात के बगैर ये काम करेंगे ऐसा इन्होंने क्या बोलते हैं, नतीजे पर पहुंचे थे। बिना किसी सियासी जमात के ताउन के बगैर हम काम करेंगे, ओके, और तहरीक में हिस्सा लेंगे दिगर तंजीमों के साथ, मगर सियासी जमातों को हम दूर रखेंगे ऐसा इन्होंने कहा था। ओके, कई प्रोग्राम्स इन्होंने किए, और खास तौर से पानी और फंड्स को लेकर, अपॉइंटमेंट्स को लेकर हाईलाइट करते हुए कहने मतलब डांस, ड्रामा, सॉन्ग्स ये सब गाते हुए स्टेज स्टेज पे शो करते हुए इन्होंने वाटर, पानी के मसाइल को लेकर, फंड्स के मसाइल को लेकर, अपॉइंटमेंट्स यानी तकर्रुरात को लेकर उन्होंने काफी प्रोग्राम्स मुनाकिद किए। अहम जो प्रोग्राम था वो ये था कि उन्होंने टोल गेट्स, जो हाईवे पे जो टोल गेट्स रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको नुकसान पहुंचाना, वो काम इन्होंने किया था अपने प्रोग्राम्स के तहत। और हाईवे पे, क्योंकि वो रीजन वजह इन्होंने ये बताई कि जितने भी टोल गेट्स जो जिनके अंदर जो इंतजामिया के अंदर है वो आंध्रा के लोग हैं और इन्वेस्टर्स है, तो इनको रोकने के लिए इन्होंने टोल गेट्स को कैसे नुकसान पहुंचाया था, डिस्ट्रॉय करा था नेशनल हाईवे पे। वो तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट ने किया था। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता। उसी तरीके से विमलक्का को स्टेट गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था, और तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट को बाद में जेल भी भेज दिया गया था। तो उसके बाद क्या है, सो तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट की कारकर्दगी पर काफी पाबंदियां सरकार ने लगा दी थी, और किसी के किस्म के कैसों द एक्टिविटीज ऑफ ड्यूटी वर रिस्ट्रेंट, यानी काफी उनको रुकावटें आ रही थी। तो काफी सरकार ने उनके ऊपर काफी, क्या कहते हैं उसको, रुकावटें उनके लिए पैदा कर रही थी, काफी पाबंदियां उन पे लगा रखी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ये आजादी से काम नहीं कर सके तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल हाल नहीं थी, तो ये भी एक वजह थी। काफी यानी जो भी ये लोग बयान देते थे तो काफी गैर सियासी जमातों के खिलाफ हुआ करता था, तो ये भी एक वजह थी। केशवराव जाधव जो उस वक्त जो उस तंजीम में जो सरगर्म कारकुन थे, वो सही तरीके से अपना रोल अदा नहीं कर रहे थे। ओके, सदर के तौर पर बाद में वो तफसीलात हमने देखी। सदर के तौर पर इन्होंने अपनी सही ड्यूटी अंजाम नहीं दी, जिसकी वजह से बाद में कपिल भाई दिलीप कुमार ये खुद ही अपना एक दूसरी आरएलडी पार्टी में शामिल हो गए। ये हालात के चलते हुए कैसे ये ज्यादा ताकतवर जमात नहीं बन सकी, इसकी ताकत खत्म होगी तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट की। लेकिन तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट ने जो तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के जेर एहतमाम जितने भी कार्रवाई हुई थी, जितने भी प्रोग्राम्स हुए थे, दिगर अवामी तंजीमों ने, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी प्रोग्राम्स किए थे तहरीक में, अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में, उन सब में क्या है सो काफी अच्छा हिस्सा इन्होंने, स्टूडेंट्स की जो तंजीम में भी जो भी तहरीकी काम करती थी उसमें भी क्या है सो तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट अपना हिस्सा लिया करती थी। लेकिन विमलक्का की सदारत में, ओके, काफी अलहदा तेलंगाना को रियासत को लेकर काफी अच्छा काम हुआ तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट के जरिए से। ओके, बहरहाल तो ये जो तफसीलात थी, कौन सदर बने, खासतौर से तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट और तेलंगाना यूनाइटेड यूनाइटेड फ्रंट, पहले सदर कौन थे, 28 फरवरी और 9 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, ये सब चीजों को याद रख लिए। कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू 3-4 ऐसे मिला के कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको पूछा जा सकता, तो आप काफी होशियारी से कैसे एग्जाम लिखिए। ओके, अब सुसाइड डेथ डेथ एक आखिरी टॉपिक है, इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 8, सॉरी चैप्टर नंबर 17 खत्म हो जाएगा, तो देख लेंगे इसको। तो सुसाइड्स के ऊपर वो टॉपिक चल रही थी हमारी, तो देख लेते हैं सुसाइड्स के ऊपर क्या हालात पेश आए थे। तो तेलंगाना क्या है, हमेशा एक मरकज रहा, खासतौर से क्या बोलते हैं तहरीकों का। हम निज़ाम सरकार की जब हुकूमत चल रही थी तब भी हमने देखा किस तरीके से किसानों ने आर्म स्ट्रगल यानी हथियार लेके जो जद्दोजहद किया था और हुकूमतों के खिलाफ, और रजाकार की इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ, और जमींदारों के खिलाफ, और गोरिल्ला वार इन्होंने किया था। बाद में जब तेलंगाना, जब हैदराबाद स्टेट जब हिंदुस्तान में जब शामिल हो गया, उसके बाद भी कहते हैं इनकी किसानों की जद्दोजहद मरकजी हुकूमत से, हिंदुस्तान की सरकार से भी जारी रही। अपनी जानों को इन्होंने कुर्बान किया था। 1969 का भी अगर जब तहरीक हम देखें तो 369 स्टूडेंट्स यानी तालिब जो स्टूडेंट्स थे उनको पुलिस फायरिंग में मार दिया गया था। देखो कितना मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पुलिस फायरिंग में मारे गए थे।
लेकिन तेलंगाना रीजन का जहां तक हम देखें, ये यहाँ पे सुइसाइड यानी दूसरे मरहले में अगर हम देखें, यानी 1969 वो पहला मरहला, टीआरएस पार्टी बनने के बाद 2001, फिर 2009 के इलेक्शंस, फिर केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक, वो जो दूसरा मरहला शुरू हुआ उसमें सुसाइड ज्यादा हुए, पुलिस फायरिंग नहीं। काफी लोग सुसाइड कर रहे थे, मेल और फीमेल तकरीबन, ये एक अंदाजा लगाया जाता कि सेल्फ सेक्रीफाइस यानी सुसाइड कर रहे थे लोग। और जनरल अमूमन ये होता कि अपने हालात को लेकर लोग सुसाइड करते, लेकिन पॉलिटिकल सुसाइड यानी सियासी जो खुदकुशी रहती है वो बहुत कम रहती। एक उसकी मिसाल अगर देखें तो चाइनीज गवर्नमेंट जब तिब्बत को तिब्बत जो चाइना का जो इलाका है उसको गैर कानूनी तरीके से जब उसको ऑक्युपाई कर लिया था, तो बुद्धिस्ट के एक फेमस मॉन्क थे, उन्होंने कैसे सुसाइड कर ली थी। लेकिन तेलंगाना के दूसरे महीने में ये देखा गया था कि काफी लोगों ने कैसे अपनी क्या बोलते हैं, तेलंगाना के हर तबके के लोगों ने कैसे इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन मरकज कुछ किसी किस्म का इकदाम नहीं कर रही थी, और सीमांध्रा के जो लीडर्स थे वो जो उनका जो रवैया था वो तेलंगाना के खिलाफ ही था। और अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जो बनाए जाने को लेकर जो जद्दोजहद थी उसमें हमेशा ताखीर ही हो रही थी। तो खास तौर से जो नौजवान जो तबका था, जो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे तो इन सब लोगों में ये देखा गया कि वो सुसाइड कर रहे थे, तकरीबन 1200 सुसाइड्स। अहम जो बिट हमारे लिए क्वेश्चन जो सवाल बन सकता वो ये था, एक राजा रेड्डी को छोड़कर तमाम लोगों ने खुदकुशी की थी। यानी दूसरे तेलंगाना के अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर जो दूसरी बार जो तहरीक चली, 1969 वाली पहली तहरीक, उसके बाद जो दूसरी तहरीक चली खासतौर से 2001 के बाद केसीआर साहब की जो टीआरएस पार्टी आने के बाद दूसरी तहरीक चली अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर, उसमें एक ही वाहिद शख्स थे जो पुलिस फायरिंग में मारे गए थे, वो भी टीयर गैस का शेल वो काफी लगने की वजह से जो काफी शदीद जख्मी हुए थे, उनका नाम था राजा रेड्डी। बाद में वो उनकी मौत हो गई थी, ठीक है? वो सागर हारम जो प्रोग्राम होता है, सागर हारम प्रोग्राम कब हुआ था वो आगे हम 18वें चैप्टर में उसकी तफसील देखेंगे। तो इनको एक राजा रेड्डी को एक छोड़कर जितनी भी जो अमवात हुई थी, यानी जितनी भी जो डेथ हुए थे, वो पूरे क्या सुसाइड थे। इट वॉज नॉट पुलिस किलिंग। एक ही आदमी जो पुलिस फायरिंग में मारे गए थे दूसरे मरहले में, राजा रेड्डी। इंपॉर्टेंट बिट है, पूछा जा सकता। ओके, तो जब भी क्या बोलते हैं खुदकुशी कोई कर लेता तो काफी क्या बोलते हैं सियासी तौर पर काफी सरगर्म हो जाता माहौल, और काफी शिद्दत तहरीक में काफी शिद्दत पैदा हो जाती थी। लेकिन ये सुसाइड को यानी जो खुदकुशियों को लेकर सरकार या पॉलिटिकल जितनी भी जमातें थी उनको काफी झटका लगता था। लेकिन सरकारें हमेशा क्या सो क्या बोलते हैं काफी इत्मीनान के साथ कैसे कार्रवाई करती थी। कोई तेजी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर कोई तेजी उनके अंदर नहीं देखी जाती थी। बहरहाल अगर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार जो जिस तरीके से सुसाइड हुआ करता था, तो सरकार के ऊपर उस उनका कुछ ज्यादातर असर कैसे नहीं देखा गया। पॉलिटिकल काज एज ए रिफ्लेक्शन, ओके, ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे वर इनसेंसिटिव, यानी उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता था। और सुसाइड को लेकर एक सियासी सुसाइड ये मानते ही नहीं थे, यानी अलहदा तेलंगाना को नहीं दिया जाना वो एक सियासी पहलू था। और तेलंगाना रियासत को नहीं दिया जाने को लेकर जो लोग सुसाइड करते थे उसको सियासी पहलू सरकारें मानती ही नहीं थी, और इनसेंसिटिव यानी उनके ऊपर कोई किसी तरह का सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ता था। ओके, तो इन हालात में कैसे तेलंगाना की तहरीक चली। तो इसी टॉपिक को से हम तकरीबन चैप्टर 17 को मुकम्मिल कर चुके। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर नंबर 18 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।